नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। असम की तरफ चले, मुझे लगता है हिमंता बिस्वा शर्मा की बात करें, जिस लेवल पर हिमंता ने पहुंचा दिया है। एक मुख्यमंत्री खुलेआम बात करते हैं कि मियाँ लोगों का नुकसान करना है। मैं ये कंफर्म कर दूं कि मियाँ का मतलब वहां पर जो बंगाली मूल के मुसलमान हैं वो है। तो फिर भी आप एक कम्युनिटी को टारगेट तो कर ही रहे हो। बिल्कुल। 5 रुपए मांगे तो 4 रुपए दो, या फिर अच्छा, ये टिपिकल हमारा मिडिल क्लास बिहेवियर है। मिडिल क्लास को बड़ा मजा आता है कि रिक्शे वाला 5 रुपए मांगे तो 4 रुपए दो, सब्जी वाला 20 रुपए मांगे तो 18 रुपए दो। लेकिन रेस्टोरेंट में बैठ के आप 100 रुपए का खा के और 10 रुपए 15 रुपए की टिप दे के चले आओ तो उसको बड़ा मजा आता है, उसको लगता है उसका क्लास बड़ा हो गया। तो उस मिडिल क्लास बिहेवियर को भी वो वहां पे वो कर रहा था। या ये कहना कि इतने लाख वोटर्स हमें काटने हैं और इनको परेशान करना है। और अब देखिए, कहीं कुछ नहीं होता है, ना कोर्ट संज्ञान लेता है, ना किसी के ऊपर कोई फर्क पड़ता है। यूनाइटेड नेशंस की जो ह्यूमन राइट्स पे कमेटी है, नस्लवाद पे जो कमेटी है, नस्ली भेदभाव पर, उसने अपनी रिपोर्ट में असम का खास तौर पे नाम लिया है। अभी तो गवर्नमेंट उसको कही देगी कि बेकार की बात है, हम इसको नहीं स्वीकार करते, लेकिन उसके बाद भी नोटिस दी है। और ही इज डेवलपिंग एज अ मॉडल। एक तरफ योगी एक मॉडल के रूप में डेवलप हो रहे हैं, दूसरी तरफ हिमंता डेवलप हो रहे हैं। देखिए, हिमंता तो मेरे ख्याल से एक बहुत ही खतरनाक लेवल पे ले जा रहे हैं। और आपने जो बात कही, ऐसी चीज़ों का संज्ञान तो सुप्रीम कोर्ट ने शुरू से ले लेना चाहिए और उसका विरोध करना चाहिए। अभी ये तो हर्ष मंदर जी का धन्यवाद, जो ये मामला, हर्ष मंदर पे उसने कहा कि 100 केस करेंगे। 100 केस का, तो खैर वो तो एक बहादुर कार्यकर्ता हैं और उन्होंने इसको कोर्ट में ले गए। उसके अलावा बहुत ज़्यादा आवाज़ उठी नहीं, क्योंकि बंगाल जो आसाम के मुसलमान हैं और जो बाकी नागरिक हैं, उनको पिछले 8-10 साल में बहुत दबाया गया। आप देखिए एनआरसी की एक्सरसाइज जो उन्होंने की, क्या उसमें केवल मुसलमानों को परेशानी हुई? ऐसे ऐसे केसेस हुए कि आम हिंदू भी अपनी नागरिकता सिद्ध करने के लिए उसको बहुत ये करना पड़ा। और आखिर में ज़्यादा पेपर्स किसके पास नहीं थे? हिंदुओं के पास ज़्यादा पेपर नहीं थे, और मुसलमानों के 10 लाख थे, इनके 12.5 लाख थे। तो ये आसाम में जो प्रक्रिया इन्होंने चालू की, इसकी कितनी आलोचना की जाए वो कमी है। और हिमंत बिस्वा शर्मा, क्या उनकी सब कल्चर है, ये यही कहना पड़ेगा कि ऐसा कल्चर भी हो सकता है कि आप एक मुख्यमंत्री हैं या इवन आम व्यक्ति भी अगर आप हैं, तो क्या आप इस प्रकार की भाषा बोल सकते हैं? और ख़ुद के राजनीतिक स्वार्थ के लिए। एक हमारे वहाँ दोस्त हैं हाफिज़ अहमद, उन्होंने मियाँ पे इतनी सुंदर कविता लिखी थी। मियाँ पोइट्री नाम का एक ये भी ट्रेंड वहाँ आया था कि जो अपने दर्द को इसमें अभिव्यक्त करते थे। तो मैं पहले आसाम काफ़ी जाता था ये वर्कशॉप्स के लिए, तो वहाँ यही बताते थे कि वो डाउटफुल वोटर और इसके नाम पे सांप्रदायिक राजनीति बढ़ती रहती है। अब देखिए, वो लोग इधर आसाम है, इधर बांग्लादेश है, इधर बंगाल है। और शुरू में आसाम में जब यानी 150-200 साल पहले खाली जगह थी, तो अंग्रेज़ों ने कहा भाई ये जगह खाली क्यों है? तो बंगाल में कहा कि भाई आप जाओ, उधर आपको ज़मीन मिलेगी, आपको सुविधाएँ देंगे। तो वहाँ से बंगाली उधर जाने लग गए और वो सब मेल जोल होने लग गया। फिर बंगाल का पार्टीशन जब बांग्लादेश बना तो फिर वहाँ से गए। तो इतनी मिली जुली एथनिक पॉपुलेशन में लोगों में आप ऐसी बातें करते हैं, वो तो निश्चित रूप से राजनीतिक मोटिव उनका है। हिमंत बिस्वा शर्मा अभी तक तो कांग्रेस में थे, जब तक उनको वहाँ सत्ता ये थी। करप्शन में बीजेपी ने ऑब्जेक्शन लिया तो बीजेपी में चले गए। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में हम क्या कह सकते हैं अशोक? कहाँ है नैतिक मूल्य, कहाँ है एक आपका क्लियर कट लाइन कि जिससे आप समाज को कुछ दे रहे हैं, समाज में कुछ अच्छा विकास होगा? पूरा अगर हम देखें नॉर्थ ईस्ट को, कुछ एक जगहों को हम छोड़ दें। मणिपुर में इन्होंने लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन रखा, उसके बाद नया मुख्यमंत्री बनाया और अगले ही दिन हिंसा भड़क गई और प्रधानमंत्री बाकायदा संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण के जवाब में कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट को हमने शांत करा दिया। ये जो सर एकदम मतलब वाइट लाई बोलने का, सफ़ेद झूठ बोलने का जो है, और इस पर सब खामोश रहते हैं, कोई सवाल नहीं करता है। देखिए, वैसे नॉर्थ ईस्ट में देखिए तो पहले मुझे आश्चर्य होता था कि वहाँ बीजेपी कैसे पहुँच गई, पर आपको बताऊं, पहुंची तो वो ज़्यादातर यही है, मतलब आरएसएस का काम तो था ही वहाँ पे। और दूसरा ये हुआ कि छोटी पार्टियां हैं, वो जो सत्ता में रहता है वहाँ चली जाती हैं, दल बदल सबसे ज़्यादा वहाँ पे होता है। तो वही मणिपुर में आप देखिए ना, मणिपुर का जब इतिहास लिखा जाएगा
तो मेरे ख्याल से देश के चैप्टर्स में बहुत खतरनाक शर्मनाक इतिहास होगा, जिस प्रकार से वहाँ हिंसा हुई और केंद्र सरकार चुप बैठी रही, कुछ ज़्यादा किया नहीं। तो उसमें अभी जो कह रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट शांत है, वो तो पूरी तौर से, अगर झूठ भी बोलें तो एक्सपोज कौन करेगा, आप बताइए। मीडिया उनके साथ है, आपके जैसे चैनल्स हैं, कुछ और चैनल्स हैं जो इस बात को सामने लाएंगे, पर जो मीडिया इनके कंट्रोल में है और जो सोशल मीडिया नेटवर्क इनका डेवलप हुआ है, उसके सामने हम लोग क्या हैं। तो ये झूठ उनका चलता इसलिए है कि उनका मीडिया उनके नियंत्रण में है। और अभी जो उन्होंने जैसे अमेरिका से पैक्ट किया, मैं आपको सवेरे बता रहा था, तो अमेरिका से पैक्ट जो यहाँ के किसानों के लिए एक आत्महत्या के समान है, उसमें किसानों के संगठन की तरफ से वो पूरा एडवर्टीजमेंट जारी कर रहे हैं कि आपका बहुत धन्यवाद, आपने ये किया। तो ये मैनिपुलेशन ऑफ लोगों की सोच को जो मैनिपुलेट करते हैं, जो चॉम्स्की ने पहले बताया था, मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट, लोगों के विचारों को मॉड्यूलेट करना। मध्यम वर्ग तो हो ही जाता है, दूसरे वर्ग भी हो जाते हैं, तो इसलिए कोई इसका ज़्यादा विरोध ज़्यादा आएगा नहीं और ये चलते रहेंगे। अभी अंकिता भंडारी केस हुआ, वो आपने देखा, वीआईपी और हत्या सारा कुछ, और अचानक से अंकिता भंडारी केस को लेकर भी अभी काफ़ी ज़्यादा महापंचायत होने वाली थी और काफ़ी सारा शोर, और उसी बीच में एक के बाद एक सांप्रदायिक घटनाएं आना शुरू हो जाती हैं। ये आपने बहुत गहरी बात की है कि जो सांप्रदायिक राजनीति को मजबूत किया जाता है, उसके बहुत सारे कारण हैं, और एक बेसिक कारण तो यही है कि जो बढ़ती हुई महंगाई, बेरोज़गारी, गरीबी, इन चीज़ों से ध्यान हटाना। कि हिंदुस्तान के संदर्भ में बिल्कुल क्लियर है कि अगर सांप्रदायिकता ऐसे ही चलती रही, ऐसे ही बढ़ती रही, तो हिंदुस्तान की बर्बादी तय है। देश पहले दिलों में बंटता है, फिर ज़मीन पर बंटता है। 47 की भी कहानी यही है, पहले हमारे दिल बांटे गए और उसके बाद जो है देश बंटा। और आज जिस तरह का बंटवारा हो रहा है, पंजाब में आप जाके देख लीजिए, नॉर्थ ईस्ट में जो भावनाएं हैं उनको देख लीजिए, साउथ से कभी आवाज़ उठती है। आप सोचिए कि जो लोग मोदी जी के सबसे बड़े भक्त हैं, एक वो यूजीसी का आता है और वो उनको गालियां देना और क्या क्या कहना शुरू कर देते हैं। तो जितने तरह के बंटवारे मुमकिन है, वो हर तरह के बंटवारे हमारे समाज में, हमारी राजनीति में डाल दिए गए हैं, और जब तक ये बंटवारे नहीं ख़त्म होंगे तब तक तो उम्मीद वाकई बहुत कम है। इसीलिए इस देश से मोहब्बत का इस समय मतलब है कि इस देश के अंदर ये जो बंटवारे हैं, इनको जितना हो सके उतना कम करने की कोशिश किया जाए। आपने तो सारी ज़िंदगी यही काम किया है, हम भी थोड़ी बहुत कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि और भी बहुत सारे लोग इस रास्ते पर सामने आएंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। Thank you.